दुनिया की निगाहों में जब चाबहार पोर्ट से भारत के पीछे हटने की खबर आई तो इसे एक रणनीतिक हार, एक मजबूरी और कहीं ना कहीं अमेरिका के दबाव के आगे झुकने के रूप में पेश किया गया। विश्लेषकों ने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लिए, न्यूज रूम्स में बहसें छिड़ गईं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह धारणा बना दी गई कि भारत ने अपनी ही बनाई हुई भू राजनीतिक बिसात को छोड़ दिया है। लेकिन असली कहानी उस सतह के नीचे छिपी थी जहां शोर नहीं बल्कि खामोशी में फैसले लिखे जाते हैं। जिस क्षण दुनिया ने इसे हार समझा, उसी क्षण एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसकी परतें धीरे धीरे खुलनी थीं और हर परत के साथ सच्चाई और भी चौंकाने वाली होने वाली थी। असल में चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, यह एक दरवाजा था, ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का दरवाजा। जब भारत ने इस दरवाजे से कदम पीछे खींचे तो दुनिया ने सोचा कि यह रास्ता बंद हो गया, लेकिन हकीकत यह थी कि भारत ने दरवाजा बंद नहीं किया था, बल्कि उसने रास्ता बदल दिया था। ऐसा रास्ता जिसे किसी ने देखा ही नहीं। यह रणनीति इतनी गुप्त थी कि इसके संकेत भी खुले में मौजूद होते हुए भी अनदेखे रह गए। वॉशिंगटन को लगा कि उसकी पाबंदियों ने असर दिखा दिया है, कि उसकी आर्थिक ताकत ने भारत को झुका दिया है। लेकिन असल में नई दिल्ली उस समय एक ऐसे नेटवर्क को सक्रिय कर रही थी जो किसी एक बंदरगाह या एक देश पर निर्भर नहीं था। यह खेल केवल व्यापार का नहीं था, यह प्रभाव का था, इन्फ्लुएंस का, कंट्रोल का और उस अदृश्य शक्ति का जो तय करती है कि भविष्य की सप्लाई चेन किसके हाथ में होगी। चाबहार से पीछे हटना एक सिग्नल था, लेकिन यह सिग्नल दुनिया के लिए नहीं बल्कि उन चुनिंदा खिलाड़ियों के लिए था जो इस छुपे हुए खेल का हिस्सा थे। उसी समय भारत ने अपने संबंधों को नए तरीके से पुनर्गठित करना शुरू किया। ऐसे समझौते किए जो सार्वजनिक नहीं हुए और ऐसी साझेदारियां बनाई जो पारंपरिक गठबंधनों से अलग थीं। दिलचस्प बात यह थी कि इस पूरी रणनीति में कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। बस धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। जिन रास्तों को दुनिया बंद समझ रही थी, वहां नए मार्ग खुलने लगे। जिन देशों को बाहर माना जा रहा था, वे अचानक इस खेल के अहम किरदार बन गए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरी चाल में समय का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया गया, धीरे, सटीक और बिना किसी शोर के। वॉशिंगटन को यह समझने में वक्त लगा कि भारत ने जो किया वह पीछे हटना नहीं बल्कि एक रीसेट था। एक ऐसा रीसेट जिसमें पुरानी रणनीतियों को त्याग कर एक नई संरचना बनाई जा रही थी। और जब तक यह समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका की जो पाबंदियां भारत को रोकने के लिए लगाई गई थीं, वही पाबंदियां अब उसकी अपनी रणनीति के खिलाफ काम करने लगीं। क्योंकि भारत ने खुद को एक ऐसे नेटवर्क में ढाल लिया था जहां एक रास्ता बंद होने का मतलब खेल खत्म होना नहीं था बल्कि नए रास्तों की शुरुआत था। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सस्पेंस यही था कि आखिर भारत ने ऐसा क्या देखा जो बाकी दुनिया नहीं देख पाई। जवाब छुपा था दीर्घकालिक सोच में, उस सोच में जो केवल वर्तमान को नहीं बल्कि आने वाले दशकों को ध्यान में रखकर फैसले लेती है। चाबहार से पीछे हटना एक तत्कालिक नुकसान जैसा दिख सकता था, लेकिन इसके पीछे जो गणित था वह कहीं ज्यादा गहरा था। यह एक डिकॉय मूव था, एक ऐसा कदम जो विरोधी को भ्रमित करने के लिए उठाया गया था। और अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, इस चाल की असली तस्वीर सामने आने लगी है। नए व्यापार गलियारे, नई रणनीतिक साझेदारियां और एक ऐसा संतुलन जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये सब इस बात के संकेत हैं कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। दुनिया जिसे हार समझ रही थी वह दरअसल एक ऐसी बिसात थी जिस पर भारत ने अपने मोहरे नई जगहों पर सेट कर दिए थे। अब सवाल यह नहीं है कि भारत चाबहार से क्यों हटा, बल्कि यह है कि उस हटने के बाद उसने क्या हासिल किया। और जवाब धीरे धीरे सामने आ रहा है। यह कहानी सिर्फ एक पोर्ट की नहीं है, यह कहानी है धैर्य की, रणनीति की और उस खामोश ताकत की जो बिना शोर किए दुनिया की दिशा बदल देती है। भारत, चीन और अमेरिका के बीच चल रही भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का सबसे दिलचस्प अध्याय उन अदृश्य चालों में छिपा होता है जो सतह पर दिखाई नहीं देती, लेकिन जिनका असर पूरी क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल देता है। चाबहार पोर्ट भी ऐसी ही एक बिसात बन चुका था, जहां हर चाल सिर्फ व्यापार या इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं बल्कि रणनीतिक प्रभुत्व की थी। पहली नजर में ऐसा लगा कि भारत पर दबाव बनाया जा रहा है अमेरिका के प्रतिबंधों और कूटनीतिक संकेतों के जरिए, ताकि वह चाबहार से पीछे हट जाए। यह वही चाबहार था जो भारत को ईरान के रास्ते
अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच देता था, बिना पाकिस्तान पर निर्भर हुए। लेकिन असली कहानी इतनी सीधी नहीं थी। यह एक बहुस्तरीय रणनीति का हिस्सा था जिसमें हर खिलाड़ी दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहा था। और भारत इस खेल में सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, बल्कि सक्रिय रूप से खेल की दिशा तय कर रहा था। अमेरिका की मंशा को समझना मुश्किल नहीं था। वह चाहता था कि भारत ईरान से दूरी बनाए ताकि उसकी अपनी प्रतिबंध नीति प्रभावी रहे और क्षेत्र में उसकी पकड़ बनी रहे। दूसरी तरफ चीन, जो पहले से ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपनी आर्थिक सामरिक पकड़ मजबूत कर रहा था, चाबहार को एक संभावित अवसर के रूप में देख रहा था। अगर भारत पीछे हटता तो चीन के लिए यह सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को और गहरा करने का एक सुनहरा मौका बन सकता था। यही वजह थी कि बीजिंग ने बेहद धैर्य के साथ इंतजार किया, एक शिकारी की तरह जो सही समय आने पर ही वार करता है। लेकिन यहां भारत की चाल सबसे दिलचस्प थी। भारत ने जो कदम उठाए वे सतह पर देखने पर रक्षात्मक लग सकते थे, जैसे कि निवेश की गति धीमी करना, कुछ परियोजनाओं को रोकना या कूटनीतिक तौर पर चुप्पी साधना। इससे यह संदेश गया कि भारत शायद पीछे हट रहा है। यही वह संकेत था जिसका चीन इंतजार कर रहा था। जैसे ही यह धारणा बनी, चीन ने तेजी से अपने विकल्प तलाशने शुरू किए। ईरान के साथ नए निवेश प्रस्ताव, रणनीतिक साझेदारी की बातें और चाबहार के आसपास अपनी उपस्थिति बढ़ाने के संकेत। लेकिन यहीं से कहानी पलटने लगती है। भारत की यह पीछे हटने वाली चाल दरअसल एक भ्रम पैदा करने के लिए थी। असली खेल कहीं और चल रहा था, गहराई में, जहां प्लान भी आकार ले रहा था। भारत ने यह समझ लिया था कि सीधे टकराव में चीन को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि चीन के पास पूंजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता है। इसलिए भारत ने एक अलग रास्ता चुना, चीन को खुद आगे बढ़ने देना ताकि उसकी चालें खुलकर सामने आएं। जैसे ही चीन ने चाबहार में दिलचस्पी दिखाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सवाल उठने लगे। क्या चीन ईरान में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाना चाहता है? क्या यह सिर्फ व्यापारिक निवेश है या इसके पीछे कोई बड़ा सामरिक एजेंडा है? यही भारत को फायदा मिला। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को एक कूटनीतिक हथियार में बदल दिया। उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह दिखाने की कोशिश की कि अगर भारत को चाबहार से बाहर किया गया तो उसकी जगह चीन ले लेगा, और यह सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन के लिए भी चुनौती बन सकता है। इस तरह भारत ने अपने ऊपर बने दबाव को उल्टा अमेरिका पर ही डाल दिया। अब अमेरिका के सामने दुविधा थी, क्या वह अपने प्रतिबंधों को इतना सख्त बनाए कि भारत बाहर हो जाए और चीन अंदर आ जाए, या फिर वह भारत को वहां बने रहने दे ताकि चीन की एंट्री रोकी जा सके। इस रणनीति का दूसरा पहलू और भी गहरा था। भारत ने समानांतर रूप से अपने अन्य कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भी मजबूत करना शुरू किया, जैसे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो भारत को रूस और यूरोप से जोड़ता है। इस कॉरिडोर के जरिए भारत ने यह दिखाया कि चाबहार उसके लिए महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन वह अकेला विकल्प नहीं है। इसका मतलब यह था कि भारत के पास विकल्प हैं, जबकि चीन अभी भी नए रास्ते तलाश रहा है। यह एक मनोवैज्ञानिक बढ़त थी, खेल के नियम बदलने की कोशिश। चीन की स्थिति इस पूरे घटनाक्रम में दिलचस्प हो गई। एक तरफ उसे लगा कि भारत पीछे हट रहा है और उसे मौका मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे एहसास होने लगा कि यह रास्ता उतना आसान नहीं है। ईरान के साथ उसके संबंध जटिल थे। जहां एक तरफ आर्थिक सहयोग था, वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी संप्रभुता को लेकर बेहद संवेदनशील था। वह चीन को पूरी तरह खुली छूट देने के मूड में नहीं था। इसके अलावा भारत की लंबे समय से चली आ रही मौजूदगी और स्थानीय समझ भी एक बड़ा फैक्टर थी, जिसे चीन तुरंत रिप्लेस नहीं कर सकता था। भारत की जाल वाली रणनीति यहीं पर काम करने लगी। चीन जितना ज्यादा आगे बढ़ता, उतना ज्यादा वह अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में आता। उसकी हर चाल पर नजर रखी जाने लगी, चाहे वह निवेश हो, कूटनीतिक समझौते हों या सैन्य संकेत। इससे चीन की गति पर स्वाभाविक रूप से ब्रेक लगने लगा। वहीं भारत ने धीरे धीरे लेकिन रणनीतिक तरीके से अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करना शुरू किया। कूटनीतिक बातचीत, सीमित लेकिन प्रभावी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के जरिए। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सबक यही है कि आधुनिक भू राजनीति में जीत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि धारणा, परसेप्शन से भी तय होती है। भारत ने यह दिखाया कि कभी कभी एक कदम पीछे हटना असल में 2 कदम आगे बढ़ने की तैयारी हो सकता है। उसने अपने विरोधियों को यह विश्वास दिलाया कि वह कमजोर पड़ रहा है,
जबकि असल में वह उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जहां उनकी हर चाल उनके खिलाफ जा सकती थी। प्लान बी, जिसके बारे में लंबे समय तक सिर्फ अटकलें लगाई जाती रहीं, दरअसल इसी सोच का केंद्र था। यह कोई एक परियोजना या एक समझौता नहीं था, बल्कि एक व्यापक रणनीति थी जिसमें कूटनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और मनोविज्ञान सब कुछ शामिल था। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि वह किसी एक विकल्प पर निर्भर न रहे, बल्कि कई समानांतर रास्ते तैयार रखे। इससे न सिर्फ उसकी बातचीत की शक्ति बढ़ी, बल्कि वह किसी भी अचानक बदलाव के लिए तैयार भी रहा। अंत में चाबहार की कहानी सिर्फ एक पोर्ट की कहानी नहीं रह जाती। यह एक ऐसे शतरंज के खेल की कहानी बन जाती है जहां हर मोहरा अपनी जगह से ज्यादा मायने रखता है और जहां असली जीत उस खिलाड़ी की होती है जो खेल को समझता ही नहीं, बल्कि उसे अपने हिसाब से मोड़ भी सकता है। भारत ने इस खेल में यही करने की कोशिश की और काफी हद तक सफल भी रहा। असल खेल यह था कि भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों की आंखों में धूल झोंकते हुए अपने प्रभाव को खत्म नहीं बल्कि और गहरा किया। जिस वक्त दुनिया को लग रहा था कि चाबहार से भारत का तिरंगा सिमट रहा है, उसी वक्त भारत की जड़ें उस जमीन में और गहराई तक उतर रही थीं, अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत। सूत्रों की माने तो भारत और ईरान के बीच एक ऐसा गुप्त समझौता हुआ है जिसकी भनक तक बड़े बड़े खुफिया तंत्रों को नहीं लग पाई, और यही समझौता आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। दिल्ली के बंद कमरों में जिस प्लान बी पर काम चल रहा था, वह अब धीरे धीरे परत दर परत सामने आ रहा है और हर परत एक नए रहस्य को उजागर कर रही है। यह सिर्फ एक बंदरगाह की कहानी नहीं है, यह उस मास्टर स्ट्रोक की कहानी है जिसमें भारत ने अपने विरोधियों को उनके ही खेल में उलझा दिया। जब पूरी दुनिया यह मान चुकी थी कि भारत हार गया, उसी समय 2 दिन पहले सामने आई एक खबर ने सबको चौंका दिया। एक ऐसी खबर जिसने यह संकेत दिया कि भारत अब भी खेल में है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। असल कहानी सतह पर दिखाई देने वाली हलचलों से कहीं ज्यादा गहरी और जटिल थी। जिस समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यह निष्कर्ष निकाल रहा था कि अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में भारत ईरान के चाबहार प्रोजेक्ट से धीरे धीरे पीछे हट रहा है, उसी समय पर्दे के पीछे एक ऐसा रणनीतिक खेल चल रहा था जिसने इस पूरे नैरेटिव को उलट कर रख दिया। यह केवल एक बंदरगाह या व्यापारिक गलियारे का सवाल नहीं था, बल्कि यह उस भू राजनीतिक शतरंज का हिस्सा था जिसमें हर चाल दशकों आगे की सोचकर चली जाती है। भारत ने इस पूरे प्रकरण में जिस धैर्य, चतुराई और दीर्घकालिक दृष्टि का परिचय दिया, उसने यह साफ कर दिया कि नई दिल्ली अब केवल प्रतिक्रियात्मक शक्ति नहीं रही, बल्कि वह अपनी शर्तों पर खेल को परिभाषित करने की क्षमता रखती है। जब अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तो अधिकांश देशों ने अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए तेहरान से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। लेकिन भारत के सामने एक अलग ही चुनौती थी। एक तरफ उसे अपने ऊर्जा सुरक्षा के लिए ईरान जैसे देश की जरूरत थी, वहीं दूसरी ओर उसे वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अपनी स्थिति को भी बनाए रखना था, जो काफी हद तक अमेरिका के प्रभाव में संचालित होती है। ऐसे में भारत ने जो रास्ता चुना, वह सीधा नहीं बल्कि बहुस्तरीय और बेहद सूक्ष्म था। यही वह जगह थी जहां प्लान बी की नींव रखी गई। सूत्रों के अनुसार भारत और ईरान के बीच हुए इस कथित गुप्त समझौते का मूल उद्देश्य केवल चाबहार पोर्ट को बचाए रखना नहीं था, बल्कि उसे एक ऐसे रणनीतिक हब में बदलना था जो भविष्य में मध्य एशिया, रूस और यहां तक कि यूरोप के साथ भारत के संपर्क को नई दिशा दे सके। यह समझौता पारंपरिक कूटनीति से हटकर था। इसमें न तो बड़े बड़े सार्वजनिक ऐलान थे और न ही किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि, लेकिन इसके संकेत कई छोटी छोटी गतिविधियों में दिखाई देने लगे थे। उदाहरण के तौर पर भारत ने चाबहार में अपने निवेश को सीधे तौर पर बढ़ाने के बजाय उसे कई अलग अलग परियोजनाओं में विभाजित कर दिया। कुछ परियोजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर थीं, कुछ लॉजिस्टिक्स के तहत और कुछ को स्थानीय साझेदारियों के माध्यम से संचालित किया गया। इससे यह हुआ कि प्रतिबंधों के दायरे में आते हुए भी भारत की उपस्थिति वहां बनी रही, बल्कि पहले से ज्यादा गहरी हो गई। यह एक तरह से डिकपलिंग विदाउट विड्रॉवल की रणनीति थी। दिखाई यह दे कि आप पीछे हट रहे हैं, लेकिन असल में आपकी जड़ें और मजबूत हो रही हों। दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में इस पूरी योजना को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया। कुछ चुनिंदा अधिकारियों और नीति निर्माताओं को ही इसकी पूरी जानकारी थी। बाकी तंत्र को केवल उतनी ही जानकारी दी गई जितनी आवश्यक थी। यही कारण था कि अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां भी इस पूरे खेल को पूरी तरह समझ नहीं पाईं। उन्हें केवल सतही गतिविधियां दिख रही थीं, जबकि असली खेल कहीं और चल रहा था।
इस समझौते का एक और महत्वपूर्ण पहलू था वित्तीय लेन देन का नया ढांचा। पारंपरिक डॉलर आधारित प्रणाली से हटकर भारत और ईरान ने वैकल्पिक भुगतान तंत्रों पर काम शुरू किया। इसमें स्थानीय मुद्राओं का उपयोग, बार्टर सिस्टम और तीसरे देशों के माध्यम से अप्रत्यक्ष भुगतान जैसी रणनीतियां शामिल थीं। यह कदम केवल प्रतिबंधों से बचने के लिए नहीं था, बल्कि यह एक बड़े आर्थिक बदलाव की ओर इशारा करता था, जिसमें वैश्विक व्यापार धीरे धीरे डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है। इसके साथ ही भारत ने चाबहार को केवल एक पोर्ट के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे एक गेटवे के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया। अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक पहुंच बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता था, और यही वह बिंदु था जहां यह पूरा खेल और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि यह केवल भारत और ईरान के बीच का मामला नहीं रह जाता, बल्कि इसमें कई अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के हित भी जुड़ जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस गुप्त समझौते के पीछे भारत की सबसे बड़ी सोच यह थी कि वह भविष्य के लिए एक ऐसा वैकल्पिक नेटवर्क तैयार करे जो किसी भी एक देश या शक्ति के दबाव में न आए। यह एक तरह से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का विस्तार था, एक ऐसा ढांचा जिसमें भारत अपने निर्णय खुद ले सके और अपने हितों को बिना किसी बाहरी दबाव के आगे बढ़ा सके। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भारत ने सार्वजनिक रूप से कभी भी अमेरिका के खिलाफ कोई आक्रामक रुख नहीं अपनाया। उसने हमेशा संतुलित बयान दिए और यह दिखाने की कोशिश की कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने अपने विकल्प खुले रखे और उन पर काम भी किया। यही वह संतुलन था जिसने इस रणनीति को सफल बनाया। ईरान के लिए भी यह समझौता कम महत्वपूर्ण नहीं था। प्रतिबंधों के कारण उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव था, और ऐसे में भारत जैसा साझेदार उसके लिए बेहद अहम था। इस साझेदारी ने उसे न केवल आर्थिक राहत दी, बल्कि उसे यह भरोसा भी दिलाया कि वह पूरी तरह अलग थलग नहीं है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच विश्वास का स्तर भी पहले से काफी मजबूत हुआ। अब जब इस प्लान बी की परतें धीरे धीरे सामने आ रही हैं, तो यह स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत ने केवल एक संकट का समाधान नहीं किया, बल्कि उसने उसे एक अवसर में बदल दिया। यह उस नई सोच का प्रतीक है जिसमें चुनौतियों को केवल खतरे के रूप में नहीं, बल्कि संभावनाओं के रूप में भी देखा जाता है। आने वाले समय में इस समझौते के प्रभाव और भी स्पष्ट होंगे। यह संभव है कि चाबहार एक ऐसे केंद्र के रूप में उभरे जो एशिया और यूरोप के बीच व्यापार और संपर्क का एक नया मार्ग प्रदान करे। इसके साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि अन्य देश भी इस मॉडल से प्रेरित होकर अपने लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने लगें। यह पूरा प्रकरण हमें यह सिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो दिखता है वह हमेशा पूरा सच नहीं होता। असली खेल अक्सर पर्दे के पीछे चलता है, जहां फैसले चुपचाप लिए जाते हैं और उनके प्रभाव दूरगामी होते हैं। भारत और ईरान के बीच हुआ यह कथित गुप्त समझौता भी कुछ ऐसा ही है, एक ऐसा कदम जिसने बिना शोर मचाए वैश्विक समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखी है। और शायद यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है, अदृश्य लेकिन बेहद प्रभावशाली। यह साफ हो चुका है कि चाबहार को छोड़ना अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी, एक बड़े, गहरे और बेहद आक्रामक रणनीतिक अभियान की शुरुआत। अब सवाल यह नहीं है कि भारत पीछे क्यों हटा, बल्कि यह है कि भारत आगे क्या करने वाला है। क्या यह वही चाल है जिसमें दुश्मन को खुला मैदान देकर उसकी पूरी रणनीति को उजागर किया जाता है? क्या भारत ने जानबूझकर चीन को चाबहार के खेल में खींचा ताकि उसकी असली मंशा दुनिया के सामने लाई जा सके? और क्या आने वाले दिनों में भारत एक ऐसा पलटवार करने वाला है जो न केवल इस पूरे क्षेत्र में उसकी स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक ताकतों के बीच उसकी नई पहचान भी तय करेगा? यह कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर अगला कदम इतिहास लिखने वाला है। और अगर संकेतों को सही समझा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने जो पीछे हटने का कदम उठाया है वही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी जीत का आधार बनने वाला है। एक तरफ अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों की तपिश है और दूसरी तरफ ईरान का वह बदला हुआ रुख जिसने भारत को इतिहास के सबसे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पर्दे के पीछे से आ रही खबरें रूह कंपा देने वाली हैं। भारत के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था और मजबूरन हमें अपना सबसे कीमती रणनीतिक हथियार यानी चाबहार पोर्ट बेचना पड़ा है। जिस जमीन को हमने संवारा था उसे आज कूटनीतिक दबाव के कारण दूसरों के हवाले करना पड़ रहा है। चाबहार के उस बंदरगाह पर जहां कभी भारतीय तिरंगे की धमक हुआ करती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है।
और भारत को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। यह केवल एक बंदरगाह के बिकने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे और अरबों रुपयों के राख होने का मंजर है जिसे हर भारतीय ने अपनी आंखों से सजते देखा था। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों का दबाव, दूसरी तरफ ईरान का बदलता हुआ रुख। इन दोनों के बीच फंसा भारत आज एक ऐसे रणनीतिक मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है जहां हर फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जिस चाबहार पोर्ट को भारत ने वर्षों की कूटनीतिक मेहनत, आर्थिक निवेश और रणनीतिक दूरदर्शिता से विकसित किया था, वही आज एक प्रतीक बन गया है उस दबाव का जिसमें वैश्विक राजनीति छोटे से छोटे निर्णय को भी महाशक्तियों के खेल में बदल देती है। यह कहानी केवल एक बंदरगाह के नियंत्रण के बदलने की नहीं है, बल्कि यह उस बड़े संघर्ष की कहानी है जिसमें विकास, कूटनीति, भरोसा और शक्ति संतुलन आपस में टकराते हैं। चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र नहीं था, यह एक ऐसा दरवाजा था जो भारत को सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता था, बिना पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किए। इस परियोजना के पीछे दशकों की सोच थी, एक ऐसी रणनीति जो भारत को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित कर सके और उसे वैश्विक व्यापार मार्गों में एक मजबूत स्थान दिला सके। जब भारत ने इस परियोजना में निवेश किया, तब यह केवल आर्थिक लाभ का सौदा नहीं था, बल्कि यह एक दीर्घकालिक रणनीतिक दांव था जिसमें भविष्य की संभावनाएं छिपी हुई थीं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कभी भी स्थिर नहीं रहती। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों ने इस पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया। भारत, जो एक तरफ अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। यह संतुलन साधना आसान नहीं था, हर कदम पर जोखिम था। अगर भारत ईरान के साथ खड़ा रहता तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता, और अगर वह पीछे हटता तो उसकी वर्षों की मेहनत और निवेश खतरे में पड़ जाता। ईरान का बदलता हुआ रुख भी इस स्थिति को और जटिल बनाता गया। जहां पहले ईरान भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखता था, वहीं समय के साथ उसने अपने विकल्पों को खुला रखना शुरू कर दिया। चीन जैसे देशों की बढ़ती सक्रियता ने भी इस समीकरण को प्रभावित किया। ईरान के लिए यह जरूरी था कि वह अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखे, और अगर भारत अमेरिकी दबाव के कारण पीछे हटता है तो उसे दूसरे विकल्प तलाशने ही होंगे। भारत के सामने यह एक कठिन दुविधा थी, एक तरफ राष्ट्रीय हित, दूसरी तरफ वैश्विक दबाव। चाबहार पोर्ट में किया गया निवेश सिर्फ पैसों का नहीं था, यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का एक अहम हिस्सा था। लेकिन जब परिस्थितियां इतनी जटिल हो जाएं कि हर विकल्प नुकसान की ओर ले जाए, तब निर्णय लेना मजबूरी बन जाता है, न कि पसंद। यह कहना कि भारत ने बेच दिया शायद एक भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल होती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, लीज, संचालन अधिकार और निवेश संरचनाएं अक्सर ऐसी होती हैं जिनमें नियंत्रण धीरे धीरे बदलता है, न कि अचानक किसी एक फैसले से। भारत ने चाबहार में अपनी भूमिका को पूरी तरह छोड़ा है या सिर्फ सीमित किया है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस स्रोत और किस समय की जानकारी देख रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि भारत की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रही। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और बड़ी सच्चाई को उजागर किया है। आज की दुनिया में कोई भी देश पूरी तरह स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले सकता। हर निर्णय वैश्विक शक्ति संतुलन से प्रभावित होता है। अमेरिका की आर्थिक और सैन्य शक्ति इतनी व्यापक है कि उसके प्रतिबंधों का असर केवल लक्ष्य देश पर नहीं बल्कि उसके सहयोगियों पर भी पड़ता है। भारत जैसे उभरते हुए देश के लिए यह एक कठिन चुनौती है कि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखते हुए वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलन कैसे बनाए। चाबहार पोर्ट की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि रणनीतिक परियोजनाओं में केवल निवेश ही पर्याप्त नहीं होता। निरंतर कूटनीतिक समर्थन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन भी उतना ही जरूरी होता है। भारत ने इस परियोजना में जो निवेश किया वह केवल आर्थिक नहीं था, वह विश्वास का निवेश था। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलती हैं तो विश्वास भी परीक्षा में पड़ जाता है। आज अगर हम चाबहार के उस सन्नाटे की बात करते हैं तो वह केवल भौतिक सन्नाटा नहीं है, वह उस अनिश्चितता का प्रतीक है जो वैश्विक राजनीति में हर समय मौजूद रहती है। यह उस सवाल का भी प्रतीक है कि क्या विकासशील देश वास्तव में अपने दीर्घकालिक हितों को सुरक्षित रख सकते हैं या वे हमेशा बड़ी शक्तियों के खेल का हिस्सा बने रहेंगे। भारत के लिए यह एक सीखने का क्षण भी है। यह समय है अपनी रणनीतियों को पुनः मूल्यांकन करने का,
अपने विकल्पों को विविध बनाने का और ऐसी नीतियां बनाने का जो बाहरी दबावों के बावजूद टिकाऊ रहें। चाबहार पोर्ट का अनुभव यह दिखाता है कि केवल एक रास्ते पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। भविष्य में भारत को ऐसे कई विकल्प तैयार रखने होंगे ताकि किसी एक परिस्थिति में फंसने की स्थिति न बने। इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अभी भी एक उभरती हुई शक्ति है और उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चाबहार एक अध्याय हो सकता है, लेकिन पूरी किताब नहीं। भारत के पास अभी भी कई अवसर हैं, नई साझेदारियां, नए व्यापार मार्ग और नई रणनीतियां। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वह अपने अनुभवों से सीखे और आगे बढ़े। चाबहार पोर्ट की कहानी केवल एक परियोजना की कहानी नहीं है, यह उस संघर्ष की कहानी है जो हर उभरते हुए देश को झेलना पड़ता है। यह कहानी है उम्मीद और हकीकत के बीच के अंतर की, रणनीति और दबाव के बीच की लड़ाई की, और उस सच्चाई की कि वैश्विक राजनीति में कोई भी फैसला पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता। भारत ने जो खोया है वह केवल एक बंदरगाह नहीं है, वह एक अवसर है, एक सपना है और एक सबक है जो आने वाले समय में उसकी नीतियों को आकार देगा। आज भारत चारों तरफ से एक ऐसे चक्रव्यूह में घिर चुका है जहां से निकलने का हर रास्ता बंद नजर आता है। वॉशिंगटन की धमकियों और तेहरान की बेरुखी ने मिलकर भारत की पीठ पीछे ऐसा धोखा दिया है जिसकी भरपाई करने में शायद दशकों लग जाएंगे। पूरे देश की धड़कनें तेज हैं क्योंकि बात सिर्फ एक समझौते की नहीं बल्कि ईरान में फंसे भारत के वजूद और भविष्य की है। चीन इस मौके की तलाश में गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठा था और अब भारत का यह सबसे बड़ा निवेश उसके लिए रेड कारपेट बन चुका है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।